हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आपसे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की और चैप्टर है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज हम इसके जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट। तो आज हम आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन होगा 17 का ए पार्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, और हम इसके आपसे एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे कि इसके एडजस्टमेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सबसे पहले जब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो जो कॉमन आइटम्स हैं वो हम लिख लेंगे, है ना। कॉमन आइटम्स में सबसे पहले जैसे कि टू ओपनिंग स्टॉक, देखिए जाकर ऊपर उसमें ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है। ट्रायल बैलेंस में जाकर चेक करिए, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 रुपीज। तो हमने यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक लिख लिया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपीज। इसके बाद आप एक काम कीजिए, परचेज देखिए और परचेज में से क्या माइनस कर दीजिए, परचेज रिटर्न। यदि आप देखेंगे तो परचेज कितनी दी गई है, देखिएगा परचेज कितनी है 2,50,000 में से माइनस कर दीजिए परचेज रिटर्न। परचेज में से परचेज रिटर्न, हाँ बिल्कुल, देखो परचेज तो डेबिट में है और परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट में मिलेगी। कितनी है परचेज रिटर्न 10,000। तो 2,50,000 से 10,000 जब हमने माइनस किए तो ये बचेंगे 2,40,000। ठीक है, तो 250 से 10,000 माइनस करें 2,40,000 बच गए। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद आप मूव कीजिएगा सेल्स पर। तो सेल्स आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय सेल्स। कितनी सेल्स है 4,80,000। यदि आप सेल्स चेक करें तो 4,80,000 है, में से आपने माइनस कर दिया सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितनी दी गई है डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट में मिलेगी 12,000 रुपीज। तो 480 में से आपने 12,000 माइनस किए तो 4,68,000 आपके सेल्स कैलकुलेट होकर आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक। इतना करने के बाद अब आप एक बार अपना लास्ट स्टेप जो करते हैं यहाँ पर कैपिटल लिखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ऊपर जाकर ट्रायल बैलेंस में आपको कितनी कैपिटल दी गई है 2 लाख रुपीज दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर आपको 2 लाख रुपीज दिए गए हैं। नीचे एडजस्टमेंट में जाकर फोकस कीजिए कि कहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है क्या। यदि आप फोकस करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं दिया गया है, दिया तो नहीं है। तो आपने जाकर फोकस किया, आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला। तो यहाँ पर आप एक लाइन किसकी छोड़ दीजिएगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की छोड़ दीजिएगा। एक लाइन आप किसकी छोड़ देंगे, यहाँ पर एक लाइन आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की छोड़ देंगे, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की लाइन छोड़ने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, इसके बाद अब आप फोकस कीजिए कि ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है ना जी, पहले फोकस कीजिएगा ड्रॉइंग्स दी गई है क्या, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स दिया गया है क्या, ये जाकर आप एडजस्टमेंट पर फोकस कीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तो इस बार आप दोबारा से सुनिएगा। कैपिटल में से हमने चेक कर लिया, कैपिटल जब हमने लिख ली तो ये देखा कि आईओसी है क्या, आईओसी नहीं है। तो उसके बाद हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की लाइन छोड़ ली। उसके बाद जो भी बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, 3 आइटम, ड्रॉइंग्स, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। यदि हमें दिया गया है तो माइनस कर देंगे। जाकर चेक करें, हमें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए कोई ड्रॉइंग्स है क्या। ट्रायल बैलेंस में जाकर चेक करें कोई ड्रॉइंग्स है क्या। यदि हम चेक करें तो ट्रायल बैलेंस में हमें कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं दी गई है, दी तो नहीं है। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस चेक करना, लाइफ इंश्योरेंस या इनकम टैक्स, ना लाइफ इंश्योरेंस ना इनकम, लेकिन एक ड्रॉइंग एडजस्टमेंट में है तो हम उसे लिखकर छोड़ देते हैं यहाँ पर माइनस ड्रॉइंग। जब आएगी एडजस्टमेंट से सोल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। एक ड्रॉइंग हमें कहां पर दी गई है, एडजस्टमेंट में, तो वहां से हम सोल्व कर लेंगे। यहां तक हो गया। अब आ जाइए अपने एडजस्टमेंट पर फोकस कीजिए, स्टार्ट कीजिए अपने एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट है लैंड और बिल्डिंग पर 2.5% डेप्रिसिएशन है, यानी आपकी असेट्स हो गई। जाकर चेक कीजिए ट्रायल बैलेंस के अंदर लैंड और बिल्डिंग की क्या वैल्यू दी गई है, 2,80,000। तो आपने असेट्स में लिख लिया यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन का रेट कितने परसेंट दिया गया है? डेप्रिसिएशन का रेट 2.5% दिया गया है। ठीक, देखो अगर 2,80,000 का 10% निकालें तो 28,000 आ जाएगा। आधा कर लो 14 और 14 का भी आधा कर लो 7, तो 7,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर बाहर बच गया 2,73,000। ओके, क्लियर हो गई। तो लैंड और बिल्डिंग में से हमने 280 में से 2.5% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो ये 7,000 रुपीज आया। 2,80,000 से 7,000 माइनस करके बाहर बच गया 2,73,000। दूसरी जगह ये डेप्रिसिएशन P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। तो देखिएगा, फोकस कीजिए, हमने यहाँ पर लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, कितना दिया गया? 7,000 रुपीज। कोई दिक्कत? क्लियर? जो इसी क्लियर है ना तुम्हारे? इस एडजस्टमेंट पर पहले पर आ जाइए। मोटर व्हीकल पर 20% डेप्रिसिएशन कहा गया है। कितना कहा गया है? 20%। ऊपर जाकर मोटर व्हीकल्स चेक करें कितने की दी गई है? 50,000। तो आपने क्या किया? असेट्स में जाकर यहाँ पर मोटर व्हीकल लिख लिया। कितने की है मोटर व्हीकल? 50,000 रुपीज माइनस डेप्रिसिएशन। ये कहा गया है कि 50,000 का 20% चार्ज कीजिए, तो 10,000 आ जाएगा। वेरी गुड। तो 50,000 से 10,000 हमने लिखकर माइनस करके बचा दिया 40,000। दूसरी जगह पर ये डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 10,000 रुपीज। फर्स्ट एडजस्टमेंट सबके क्लियर हो गया? सेकंड एडजस्टमेंट पर फोकस कीजिए। सेकंड एडजस्टमेंट कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन लिया है, हमने लोन लिया हुआ होगा, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना है 15% पर एनम, अनपेड फॉर 6 मंथ, यानी 6 मंथ का अनपेड है। समझे क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा से सुनिएगा। हमने लोन लिया हुआ है, उस लोन पर ईयरली इंटरेस्ट है 15%, लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट देना बाकी है। यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट तो हमने पे कर दिया है, लेकिन 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऊपर जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए कि लोन कितना दिया गया है। यदि आप थर्ड स्टेप पर जाकर देखें, लोन ऑन मोर्टगेज, लोन ऑन मोर्टगेज कितना है? 30,000 रुपीज। एक मिनट, मोर्टगेज का मतलब समझते हैं? कोई सिक्योरिटी रखकर लोन लिया हुआ है, मतलब कोई सिक्योरिटी, जैसे अपनी कोई असेट्स वगैरह आपने रख दी, उसके बदले लोन लिया है। तो कितना लोन ले रखा है आपने? 30,000। इधर देखिएगा, मैंने क्या किया, देखो 30,000 मल्टीप्लाई, क्या इंटरेस्ट का रेट? 15%। ये तो आ गया 4,500 पूरे साल भर का, क्योंकि 15% पर एनम दिया गया है। तो पूरे साल भर का तो कितना आया? 4,500। ये कह रहे हैं कि 6 मंथ का देना बाकी है, तो 2,250 रुपीज इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। क्या है? समझ गए? पूरे साल भर का कितना इंटरेस्ट आया? 4,500 रुपीज। लेकिन कह रहे हैं कि 6 मंथ का अनपेड है, तो आपने 6 मंथ का कैलकुलेट कर लिया, इतना इंटरेस्ट देना बाकी है। ओके, देखो लोन ऑन मोर्टगेज दिया है ना, ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो मैंने लायबिलिटीज में जाकर लिख लिया लोन ऑन मोर्टगेज। ठीक है जी, कितना लोन दिया गया मोर्टगेज पर? 30,000 रुपीज। ये हमारे लिए क्या है? समझ रहे हो? ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटीज है। तो मैंने लायबिलिटी साइड में जाकर लोन ऑन मोर्टगेज लिख लिया। कितना देना बाकी है? 2,250। तो प्लस आउटस्टैंडिंग कर लिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इतना देना बाकी है 2,250। तो 30,000 में 2,250 ऐड करेंगे तो 30, बिल्कुल ये आ जाएगा। एक बात आपके समझ में आ गई? पूरा साल भर का इंटरेस्ट तो कितना आया था? 6 महीने का देना बाकी है, तो 6 महीने का कर लिया, 6/12 कर लिया, तो 2,250 देना बाकी है। समझ गए? अब देखिए, जितना लोन था 30,000, उसमें ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,250, तो टोटल तो आ गया 30,250। ऊपर ही जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक करो, लोन ऑन मोर्टगेज के नीचे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है 2,000, इतना दे चुके हो। देखो अब यहां बोर्ड पर फोकस करो भाई, टोटल इतना आया था,
आधा तो पे कर दिया, कितना पे कर दिया जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, ये तो पे कर दिया, ये पे कर दिया तो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, और इतना देना बाकी है, ये आउटस्टैंडिंग है। समझ गए? तो जो वो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है, तो हमने जाकर लिखा P&L में टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 2250, और कितना आउटस्टैंडिंग है, इतना ही आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया 2250, टोटल आ गया साल भर का 4500। समझ गए? या दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है या क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्लियर हो गया? ठीक। आ जाइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है घनश्याम दास ने विड्रॉ किए 2000 रुपीज फॉर हिज प्राइवेट यूज, यानी घनश्याम दास ओनर हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से 2000 रुपीज निकाल लिए जी। जब उन्होंने अपने प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से 2000 रुपीज निकाले है तो ये ड्रॉइंग्स, ये उनका पर्सनल एक्सपेंसेस है, ड्रॉइंग्स हैं, बट आपने उनको जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर लिया। जब घनश्याम दास ने 2000 रुपीज बिजनेस से निकाले थी तो वो ड्रॉइंग्स, लेकिन कहां लिख लिया आपने उसे जर्नल एक्सपेंसेस मान लिया, गलत कर दिया ना। तो जर्नल एक्सपेंसेस में से तो जाकर माइनस कर दीजिएगा और ड्रॉइंग्स में जाकर लिख लीजिएगा। समझ गए? ऊपर जाकर देखे जर्नल एक्सपेंसेस, यही दिया गया है, नीचे से थर्ड ट्रांजेक्शन जर्नल एक्सपेंसेस कितने हैं 6400 माइनस ड्रॉइंग्स। घनश्याम दास ने जो प्राइवेट यूज के लिए निकाले थे 2000 रुपीज, तो 6400 से 2000 माइनस किए, बिल्कुल। तो जर्नल एक्सपेंसेस में से तो ये माइनस कर दिए गए, और जहां इनका रेस्पेक्टिव प्लेस है, जगह है इनकी जहां पर लाइबिलिटी साइड में, वहां पर आप इन्हें शो कर दीजिए ड्रॉइंग्स 2000 रुपीज। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल। ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए थे उस पर आपको 10% इंटरेस्ट रिसीव करना है, मिलना बाकी है। ठीक, देखो इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे लिए इनकम है, ये कह रहे हैं उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है जी, क्या हो गया? देखो जो इनकम मिलनी बाकी होती है वो एक्रूड होती है, यानी वो मिलनी बाकी है, तो ये एक्रूड इंटरेस्ट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इनकम है। पहले ऊपर जाकर चेक करो इन्वेस्टमेंट कितने दिए गए हैं, असेट्स में जाकर देखो इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 16,000 मिल गए। उसमें ट्रायल बैलेंस में जाकर देखें कि इन्वेस्टमेंट कितने हैं, 16,000। तो असेट्स में जाकर, ये हमारे लिए असेट्स हो गई, असेट्स में जाकर मैंने लिखा है यहां पर इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट 16,000, ओके, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, कितने परसेंट है 10%। इस 16,000 का 10% निकाल लेना 1600 रुपए आ जाएंगे, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिए और टोटल बाहर लिख दिया 17,600 रुपीज। कितनी बात क्लियर हो गई? तो भाई मैंने इन्वेस्टमेंट दिए गए थे 16,000 प्लस ऐड कर लिया एक्रूड इंटरेस्ट, इस 16,000 का 10% कैलकुलेट कर लिया, 1600 आ गया और भाई लिख दिए 17,600। कोई दिक्कत? दूसरी जगह ये एक्रूड इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, जब ये हमारे लिए इनकम है तो इसे आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, ये हमारे लिए इनकम है तो इसे हमने P&L के क्रेडिट साइड में लिख लिया। ठीक, कितना है 1600 रुपीज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, मैनेजर कमीशन, वो तो बाद में कैलकुलेट होगा, ठीक, वो तो खुद से कर लीजिएगा। लास्ट वाला है स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 25,000 रुपीज है, लेकिन यदि मार्केट में देखें तो उसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है। देखो जो मार्केट वैल्यू और जो बुक वैल्यू होती है उनमें से जो कम वैल्यू है हमें वो लेकर चलनी है। तो बुक वैल्यू तो है 25, लेकिन यदि हम उसे मार्केट में बेचें तो मार्केट में 22,000 मिलेंगे। एक कंसेप्ट होता है कि स्टॉक की जो बुक वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू होती है, दोनों में से जो कम वैल्यू है वो हमें लेकर चलनी है। बुक वैल्यू कितनी है 25 और मार्केट वैल्यू हमें वो लेकर चलनी है जो कम है।
22। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग स्टॉक है, दो जगह पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000। इतनी बात क्लियर हो गई। बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 और दूसरी हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने लिखा क्लोजिंग स्टॉक 22,000। अब ये तो मैंने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, जितना मेरा टाइम बचेगा उतने में सारे ट्रांजेक्शन लिखता चलता हूं। आ जाइए स्टार्टिंग से, आ जाइए। कैपिटल हो गई, डेटर्स नहीं हुए, डेटर्स कहां पर जाएंगे? असेट्स में, तो मैंने डेटर्स लिख दिए। डेटर्स की पहले वाली वैल्यू है 40,000। ओके, क्रेडिटर्स कहां जाएंगे? लायबिलिटीज में, तो मैंने क्रेडिटर्स लिख दिए। लायबिलिटीज में कितनी अमाउंट है? 25,000। कोई दिक्कत हर्षित? उसके बाद लोन ऑन मॉर्गेज हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो गया, डिस्काउंट डेबिट में है क्रेडिट में? क्रेडिट है, तो ये हमारे लिए इनकम हो गई। तो हमने इसे P&L के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय डिस्काउंट। कितनी? 1,800। इसके बाद स्टॉक हमने लिख दिया। ओके, मोटर व्हीकल भी हो गई। उसके बाद कैश एट बैंक नहीं हुआ है, कैश एट बैंक हमारे लिए क्या है? असेट, तो मैंने कैश एट बैंक कितना प्राइस दिया गया है? 4,450। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो गया जी, एक मिनट, इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है वेजेस नहीं हुई। वेजेस कितनी दी गई है? 18,000। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, तो मैंने लिख दिया टू वेजेस 18,000 रुपीज। नेक्स्ट लैंड और बिल्डिंग हो गई। ठीक है जी। बैड डेब्ट नहीं हुआ है, बैड डेब्ट से तो नीचे एडजस्टमेंट ही नहीं आया। बैड डेब्ट से तो P&L के डेबिट साइड में लिख दीजिए टू बैड डेब्ट। कितना है? 1,500 रुपीज। ओके, नेक्स्ट बैड डेब्ट के बाद परचेस एंड परचेस भी हो गई और सेल्स भी हो गई। परचेस एंड सेल्स रिटर्न दोनों हो गई। कैरेज नहीं हुई है, कैरेज आउटवर्ड P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो मैंने यहाँ पर जाकर लिख दिया P&L के डेबिट में टू कैरेज आउटवर्ड। इतना है 8,000 रुपीज। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड तो हो गया। अब उसके बाद कैरेज इनवर्ड। देखिए, कैरेज इनवर्ड एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिख देंगे। हमने लिख दिया ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड 6,500। ओके, नेक्स्ट सैलरीज। देखो पहले हुई नहीं है, तो सैलरीज P&L के डेबिट साइड में टू सैलरीज कितनी है भाई? 7,200। अब मेरी बात सुनो जी, जो चीज है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी सुनते रहो, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में आ रही है तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, ओनली इसे लायबिलिटीज में लिखेंगे। ये तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में है, तो इसे केवल एक जगह पर लिखेंगे। कहां पर? लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटी साइड में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 600 रुपीज। नेक्स्ट रेट टैक्स और नहीं हुआ है, रेट टैक्स और इंश्योरेंस नहीं हुआ है P&L के डेबिट टू रेट्स टैक्स और इंश्योरेंस। कितना है भाई? 15,000। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं है, P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो P&L के डेबिट साइड में लिख दिया क्या? टू एडवर्टाइजिंग। कितना है? 5,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस हो गया है क्या? बिल्कुल हो गया है। बिल्स रिसेबल और BR हमारे लिए असेट्स, तो असेट्स में जाकर मैंने यहाँ पर BR लिखा कितनी है? 7,500। और बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में जाकर शो आ गया 400। हाँ, लिख दिया 5,400। उसके बाद प्रीपेड है ना, देखो प्रीपेड हमारे लिए असेट्स होती है। यदि ट्रायल बैलेंस में आ रही है प्रीपेड, तो इसे केवल असेट्स में लिखिएगा। प्रीपेड क्या दिया गया है? 3,000। कितनी अमाउंट? 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज। नेक्स्ट बैड डेब्ट। बैड डेब्ट नहीं हुआ है, बैड डेब्ट से तो नीचे एडजस्टमेंट ही नहीं आया। P&L
कोई दिक्कत? बस ये सभी ट्रांजेक्शन्स मैंने कर दिए। अब बाकी जो ग्रोस प्रॉफिट है या ग्रोस लॉस है, उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस टोटल, वो आप सब खुद से कीजिएगा। थैंक यू।